हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंजिबल नॉन करंट एसेट चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम कैप्लन स्टडी टेक्स्ट। ये चैप्टर इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसीलिए मैंने सोचा आज हम कैप्लन स्टडी टेक्स्ट से ही करते हैं, ना कि पॉकेट नोट से, क्योंकि उसके अंदर डिटेल में चीज़ें नहीं दी हुई, इसीलिए हम इससे करेंगे। ये है फ्रेमवर्क, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट PPE। तो इसमें प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल एसेट हेल्ड बाय एन एंटिटी फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई और गुड्स और सर्विसेज, फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट एक टेंजिबल एसेट है। जैसे कि हमें पता है कि टेंजिबल एसेट्स क्या होता है, जिन भी एसेट्स को हम फिजिकली टच कर सकते हैं और उनकी एग्जिस्टेंस होती है, उनको हम मेजर कर सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट्स होते हैं। और इनटेंजिबल इससे अपोजिट होता है। तो जो टेंजिबल एसेट्स है वो एक अकाउंटिंग पीरियड में, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा उसको यूज जब हम कर रहे हैं और वो प्रोडक्शन में, सप्लाई में, गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन और सप्लाई दोनों में ही हेल्प कर रहा है, फॉर रेंटल टू अदर्स, और हम दूसरों को भी उसको रेंट पे दे सक रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। तो इन सब के लिए हम प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट का यूज करते हैं। प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट को हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया है। It is probable that future economic benefit associated with the asset will flow to the entity। ये तो पक्का है कि अगर आपके पास टेंजिबल एसेट्स हैं तो फ्यूचर में आपको वो बेनिफिट देने वाले हैं। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलता है अगर आपको, तो वो रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। द कॉस्ट ऑफ द एसेट कैन बी मेजर रियलाइबली। जैसे कोई प्लांट है जिसकी वैल्यू मैं मेजर कर सकती हूँ मार्केट वैल्यू से, वैल्यू इन यूज से, और फेयर वैल्यू से भी मैं उसको मेजर कर सकती हूँ उसकी वैल्यू। IS 16 पैरा 7 के अकॉर्डिंग जिस भी एसेट को हम रियलाइबली मेजर कर सकते हैं, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हम टेंजिबल एसेट्स को, जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया होता है, ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो मेजर रियलाइबली एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ये दोनों ही ज़रूरी है टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए। देन आता है इनिशियल मेजरमेंट। एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड इनिशियली बी मेजर्ड एट इट्स कोस्ट। कोस्ट पे ही हमें उनको मेजर करना चाहिए। इनिशियल कोस्ट यानी कि उनकी जो स्टार्टिंग कोस्ट होती है उस पर हमें उससे मेजर करना चाहिए। इंक्लूड ऑल कोस्ट इन्वॉल्व इन ब्रिंगिंग द एसेट इनटू वर्क कंडीशन। जैसे हम कोई मशीनरी परचेज कर रहे हैं, हम अगर कोई मशीनरी परचेज कर रहे हैं एंड उसके बाद में हमें उसको सेट करने के लिए भी एक अलग से कोस्ट देना पड़ रहा है, उससे रिलेटेड जितने भी कोस्ट होंगे हम उन सबको ही इंक्लूड करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे उस मशीनरी की कोस्ट में। Include in the initial cost capital cost such as the site preparation, delivery cost, installation cost, borrowing cost। ये सारी जो cost है वो important है क्वेश्चन के हिसाब से भी, और MCQs बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी ये बहुत important है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जिनको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आप इनसे एक अलग से नोट्स बना लीजिए। एंड इफ़ यू वांट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, देन यू कैन कमेंट, और मैं पर्सनली भी आपको सेंड कर सकती हूँ। तो अगर आपको हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए देन प्लीज लेट मी नो। देन इन अकॉर्डेंस विद IS 23 सी लेटर इन दिस चैप्टर। तो IS 23 के अंदर इसी चैप्टर में हम देखेंगे कि इन अकॉर्डेंस कैसे इन कोस्ट को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। देन एक्सपेंस आइटम सच एज फ्यूल, ट्रेनिंग एंड वारंटी कोस्ट शुड बी रिटन ऑफ एज इनकम। जो भी एक्सपेंस है जो कि वन टाइम है या फिर कैपिटल को एक्सपेंस नहीं है, हम इनको रिटर्न ऑफ कर देते हैं, इनको हम कैपिटलाइज नहीं करते हैं। देन डिसमेंटलिंग कोस्ट। डिसमेंटलिंग कोस्ट जो है, इसके ऊपर तो एक पूरा टॉपिक बन सकता है। ये थोड़ा ऐसा टॉपिक है कि आपको समझने में टाइम लग सकता है, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज वी हैव टू फिनिश द वीडियो इन 10 to 15 मिनट्स। तो डिसमेंटलिंग कोस्ट जो है, इसके अंदर हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है एसेट को कैपिटलाइज करने के लिए, जो कि ये फॉर्मूला होता है। इसके अंदर जैसे कि आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है 10%, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें जैसे एक साल का ही प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो 1 into 1 डिवाइड बाई 1.1। और जितने भी साल के आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, लेट्स सी कि आपको 3 years के लिए निकालना है, तो आपको उसमें उसको 3 से इंटू कर देना है। देन यू विल गेट द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। और
आप ये भी देख सकते हैं कि अगर जैसे कोई पेमेंट है वो बाद में अगर किया जा रहा है, यानी कि 1 या 2 साल बाद में वो किया जा रहा है, तो आपको उसको उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी प्रेजेंट में उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, तो आपको ये फॉर्मूला काम आएगा उस टाइम पे। अभी ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, और क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है तो इसके अंदर हम ये सब चीज़ें नहीं देखेंगे। अगर आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन वीडियोस भी चाहिए देन यू कैन कमेंट। उसके बाद आता है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर क्या है? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड ओनली बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ द एसेट। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर जो है वो हम प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट के कोस्ट का पार्ट तभी ऐड करेंगे उसको अगर ये क्राइटेरिया उसमें मैच हो रहे हैं। क्या है ये क्राइटेरिया? लेट्स सी। It enhances the economic benefits provided by the asset. This could be extending the asset's life and expansion or increasing the productivity of asset. अगर हमें economic benefits मिल रहे हैं उस expense को करने से, या फिर economic benefits in the sense कि asset की life अगर बढ़ जा रही है, या productivity effectiveness अगर increase हो रही है, then we can add it into the property plant and equipment expense, और उसको capitalize किया जाएगा। It relates to an overhaul or required major inspection of the asset. The cost associated with this should be capitalized and depreciated over the time until the next overhaul of or safety inspection. तो इसके अंदर जो भी ओवरहॉल रिक्वायर्ड होता है या इंस्पेक्शन जो ईयरली एक्सपेंशन इंस्पेक्शन होते हैं एसेट्स के, वो कैपिटलाइज किए जाएंगे, और अगर डेप्रिसिएशन हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रही है एसेट, तो उसको हम ओवर टाइम कैपिटलाइज करते हैं अंटिल द नेक्स्ट ओवरहॉल और सेफ्टी इंस्पेक्शन। जैसे कि इम्पेयरमेंट होता है, इनटेंजिबल एसेट्स का होता है इम्पेयरमेंट, तो कोई एसेट की अगर 5 ईयर्स यूजफुल लाइफ है तो उसकी जो, और उस 5 ईयर्स के बाद में अगर इंस्पेक्शन हो रहा है तो उस 5 ईयर्स का डेप्रिसिएशन अमाउंट जो है वो हम कैपिटलाइज करेंगे। या अगर एसेट की वैल्यू यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है और ओवरऑल हर 2 ईयर्स के बाद में होता है, तो 2 ईयर्स का डेप्रिसिएशन कैपिटलाइज करने के बाद में ओवरऑल जो कॉस्ट होगा उसको हम कैपिटलाइज करेंगे एंड देन कंटिन्यू टू डेप्रिशिएट द एसेट। ओके, then all other subsequent expenditures should be recognized in statement of profit or loss because it merely maintains the economic benefits originally expected. Example, the cost of general repairs should be written off immediately expense item. इन 3 कंडीशन से हटके अगर कोई भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज करेंगे एज एन एक्सपेंस, क्योंकि वो शायद हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स मेंटेन करने में हेल्प नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर रिपेयर कॉस्ट हो रहा है किसी भी एसेट का, तो उसको हम इमीडिएटली रिटर्न ऑफ करेंगे एज एन एक्सपेंस आइटम इन द प्रॉफिट एंड लॉस। होप यू अंडरस्टैंड। सो एक ये इलस्ट्रेशन रिलेटेड टू सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये टॉपिक जो है ज़रूरी है, बिकॉज आगे काम आएगा कि आपको कौन से एक्सपेंसेस जो है रिकॉग्नाइज करने हैं प्रॉफिट एंड लॉस में और कौन से आपको कैपिटलाइज करने हैं। अ पीस ऑफ मशीनरी हैज़ एन एनुअल सर्विस कॉस्टिंग 10,000. During the most recent service, it was decided to replace part of the engineering, meaning that it will work faster or produce more units of product per hour. The cost of the replacement part is 20,000. तो जो रिप्लेसमेंट पार्ट है उसकी 20,000 है और एनुअल सर्विस कॉस्टिंग जो है वो है 10,000। तो यहाँ पे हमें बताना है कि हम इन दोनों एक्सपेंडिचर को किस तरीके से ट्रीट करेंगे, किसको कैपिटलाइज करेंगे और किसको एक्सपेंस आइटम में डालेंगे। तो यहाँ पे 10,000 जो सर्विस कॉस्ट है वो एक एक्सपेंस आइटम है, तो उसको हम एक रिटर्न ऑफ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि वो एक सर्विस कॉस्ट है, अगर मतलब रिपेयर कॉस्ट है एक तरीके से, जो कि हमने यहाँ पे ऊपर देखा था कि अगर रिपेयर और इस तरीके की कॉस्ट होते हैं तो उसको हम रिटर्न ऑफ कर देते हैं। ये पे सेकंड में जो है 20,000 जो है रिप्लेसमेंट पार्ट है। इससे क्या होगा कि अगर हम किसी डैमेज पार्ट को रिप्लेस कर रहे हैं तो वो एसेट की यूजफुल लाइफ को बढ़ा देगा और हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहा है इससे, तो ये तो हम रिकॉग्नाइज कर इसको तो हम कैपिटलाइज करेंगे। तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड सो इज एन एसेट एंड इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इस 20,000 के रिप्लेसमेंट से जो एसेट की वैल्यू है ना वो भी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। Next topic is depreciation. Depreciation is the systematic allocation of depreciable amount of all asset over its useful life. हम सबको पता है कि depreciation क्या होता है। जो भी useful life होती है asset की उसमें हम depreciation लगाते हैं। depreciation में 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा स्ट्रेट लाइन बेसिस, एक होता है रिड्यूसिंग बैलेंस और एक होता है मशीन आवर्स। जैसे कि कोई फ्लाइट है, उसको उसकी एक पार्ट की जो यूजफुल लाइफ है वो है 30,000 आवर्स वो चल सकता है, तो जैसे वो 20 आवर्स में चला है तो हम 20 आवर्स को ही डेप्रिशिएट करेंगे।
डेप्रिसिएशन मस्ट बी चार्ज फ्रॉम द डेट द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। जब हम एसेट को परचेज करते हैं और जब हम उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, हम डेप्रिसिएशन तब भी से लगाना शुरू करेंगे, दैट इज इट इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। दिस मे बी अर्लियर देन द डेट इट इज एक्चुअली ब्रॉट इन टू यूज। फॉर एग्जाम्पल, इफ स्टाफ नीड टू बी ट्रेन्ड टू यूज इट, depreciation is continued even if the asset is idle. The depreciation method used should reflect as fairly as possible the pattern in which the asset's economic benefits are consumed by the entity. Possible method include, जो भी suitable method होता है इन तीनों में से वो हम लगा सकते हैं. A charge from one method of providing depreciation to another is permissible only on the grounds that the new method will give a fairer presentation of the results and the financial position. Does not constitute a change of accounting policy, is a change in accounting estimate. तो जो मेथड है डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करने का, वो हम हर साल किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट बता रहा है कि अगर हम न्यू मेथड को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो जो न्यू मेथड है वो एक फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट होना चाहिए फाइनेंशियल पोजीशन में, हमें रिजल्ट उसका सही मिलना चाहिए। और वो उस मेथड में जो हम मशीनरी या जो भी टेंजिबल एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे हैं, वो उस मेथड में परफेक्टली फिट होना चाहिए। डज नॉट कंस्टिट्यूट अ चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, उसकी वजह से हमें अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज नहीं करना पड़े, ऐसा ही मेथड होना चाहिए। इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, और अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंजेस आए, द कैरिंग अमाउंट शुड बी रिटर्न ऑफ ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। जो भी कैरिंग अमाउंट है उसको हम रिटर्न ऑफ कर देंगे ओवर द यूजफुल लाइफ कमेंसिंग विद द पीरियड इन विच चेंज इज मेड। If an asset is made up of a number of component, example, separate part of the asset should be depreciated over its useful life. जैसे कोई इंजन है एयरक्राफ्ट का, तो एयरक्राफ्ट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनको हम उनके नीड्स के हिसाब से रिप्लेस करते जाते हैं। जैसे कि एक एयरक्राफ्ट है, उसका इंजन है, उसकी 5 years यूजफुल लाइफ है, लेकिन जो एयरक्राफ्ट है उसके बाकी पार्ट्स की लाइफ भी अलग अलग है उनके हिसाब से। तो उस हिसाब से ही हम उनको डेप्रिशिएट करेंगे। जैसे कोई पार्ट है वो 2 years यूजफुल लाइफ है और किसी की 5, तो हम एक पार्ट को 5 years में रिप्लेस करेंगे, तो सेकंड को 2 years में, तो डेप्रिशिएशन भी उस हिसाब से लगेगा। देन रिव्यू ऑफ यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस में रेजिडुअल वैल्यू ये नाम आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। Useful life and residual value should be reviewed at the end of each reporting period and revised if expectations are significantly different from previous estimates. तो यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू जो है वो हमें रिव्यू करते जाना चाहिए। हो सकता है कि जो प्रीवियस थी वो चेंज हो सकती है और एक्सपेक्टेशंस जो थी वो चेंज हो सकते हैं। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट ऑफ एट द डेट ऑफ रिवीजन लेस एनी रेजिडुअल वैल्यू शुड बी डेप्रिशिएटेड ओवर द रिवाइज्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ये इलस्ट्रेशन है मेजर इंस्पेक्शन और ओवरऑल कॉस्ट। तो इनको हम कैसे ट्रीट करेंगे, जो भी मेजर इंस्पेक्शन होते हैं, ईयरली इंस्पेक्शन होते हैं और ओवरऑल कॉस्ट होते हैं, उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे। इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल कॉस्ट आर जनरली एक्सपेंस्ड एज दे आर इनकर्ड। जो भी ये दोनों वैसे तो एक्सपेंस ही हम इनको मानते हैं, ये ज़्यादातर एक्सपेंस ही होते हैं। दे आर हाउएवर कैपिटलाइज एज एन नॉन करंट एसेट। ये दो ही ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो कि हम कैपिटलाइज करते हैं नॉन करंट एसेट में, टू द एक्सटेंट दैट दे सेटिस्फाई द IAS 16 रूल ऑफ द सेपरेट कंपोनेंट। क्योंकि ये IAS 16 के रूल को फुल सेटिस्फाई करते हैं, इसके लिए हम इनको यूज करते हैं। देन आता है वेयर दिस इज द केस they are then depreciated over their useful life, that is until the next inspection or use overall is due। इसीलिए इस केस के अंदर हम उन एसेट्स को डेप्रिशिएट करते हैं उनके ओवर देयर यूजफुल लाइफ में हम उनको डेप्रिशिएट करते हैं until the next inspection or overall is due। देन आता है अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट। IAS 16 के ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग IAS 16 अलाउज द चॉइस ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कोस्ट मॉडल एंड रीवैल्यूएशन मॉडल। इस टॉपिक से काफी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज बेस्ड, और ये सेक्शन सी में भी आ जाता है रीवैल्यूएशन। तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। द कोस्ट मॉडल, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड बी वैल्यूड एट कोस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जो भी PPE यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है उसको अगर हम कोस्ट मॉडल का यूज कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट में से हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे और फिर जो अमाउंट बचेगा उस पर वापस से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। जैसे कोई एसेट है उसको हम रीवैल्यू कर रहे हैं आफ्टर 3 और 4 years, तो जो उसका 3 और 4 years का जो डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जिसको हम बोलते हैं, उसको भी लेस करेंगे। और जैसे अगर हम मिड ईयर में रीवैल्यू कर रहे हैं तो जो प्री मंथ्स है रीवैल्यू के, उनको भी हम लेस करेंगे।
फिर उसके बाद में जो भी वैल्यू आएगी उस पर रिवैल्यूएशन लगाया जाएगा। एंड देन द रीवैल्यूएशन मॉडल, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में बी कैरीड एट अ रीवैल्यूड अमाउंट लेस एनी सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की को हम उस वैल्यू पे रीवैल्यू करते हैं, उसकी जो भी सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद जो भी कैरिड अमाउंट बचता है। इफ द रीवैल्यूएशन अल्टरनेटिव इज अडॉप्टेड, अगर हम रीवैल्यूएशन को अल्टरनेटिव अडॉप्ट करते हैं, two condition must be complied with. Revaluation must subsequently be made with sufficient regularity to ensure the carrying amount does not differ materially from the fair value of each reporting date. तो इसके अंदर एक sufficient regularity होनी चाहिए when an item of property, plant and equipment is revalued, the entire class of assets to which the items belongs must be revalued. जो भी property, plant and equipment है उनको जब हम revalue कर रहे हैं तो उनकी the entire class of asset to which the item belongs must be revalued, तो उसके सारे ही parts को हम revalue करेंगे। कोई भी जैसे एयरक्राफ्ट है, जब हम उसको एवरी ईयर अगर हम रीवैल्यू कर रहे हैं तो उस साल हमें उसके सारे ही पार्ट्स को रिवैल्यू कर देंगे। दिस इज नॉट मीन कि हम उसके एक ही पार्ट को रिवैल्यू कर रहे हैं। अगर इंजन को हम रिवैल्यू कर रहे हैं देन वी हैव टू रिवैल्यू इट्स अदर पार्ट्स आल्सो। देन अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन के लिए अकाउंटिंग किस तरीके से होती है? रीस्टेट एसेट्स गोस टू द न्यू वैल्यू, उस एसेट की रिवैल्यू करने के बाद में उसकी जो नई वैल्यू होगी उसके ऊपर हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे। सपोज कि एक जो एसेट है उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने के बाद में उसकी वैल्यू थी 20, लेकिन जब हमने उसको रीवैल्यू किया तो रीवैल्यूएशन निकला 30, तो जो इनके बीच का डिफरेंस है 10, वो हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा। एंड जो 30 है ना, अब वो कैरिड अमाउंट है और वो न्यू वैल्यू है उस एसेट की, तो सारे जो भी ट्रांजेक्शन जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे वो इस वैल्यू पे होंगे। अब ये वैल्यू हम यूज नहीं करेंगे, इस वैल्यू का यूज अब हम रिवैल्यूएशन सरप्लस निकालने के लिए ही करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। देन एलिमिनेट एनी एग्जिस्टिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर द एसेट, जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है हम उसे निकाल देंगे। प्रीवियस ईयर का हो या जो ईयर हमारा चल रहा है उसके लिए जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा उनको हम एलिमिनेट कर देंगे और फिर जो कैरिड अमाउंट आएगी एसेट की उसको यूज करेंगे। देन शो द टोटल इंक्रीज इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम at the foot of the statement of profit or loss. This would be then be taken to the revaluation surplus, much like the profit for the year gets taken to retained earnings. तो बहुत ही एकदम सिंपल है ये चीज़, क्लियर है एकदम कि जो भी 10 का जो हमें रीवैल्यूएशन सरप्लस हुआ था उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में भी नहीं करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी नहीं करेंगे हम, क्योंकि उसके अंदर तो हम एसेट को 30 पे ही लिख रहे हैं। तो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? ओसीआई में हम उसे रिकॉर्ड करेंगे इन द फुट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के एंड में जो हम ओसीआई बनाते हैं ना, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में भी देखा था पब्लिश्ड अकाउंट्स में ओसीआई किस तरीके से बनता है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाते हैं तो उसके अंदर जो रिटेन अर्निंग्स होता है ना उसके अंदर हम रीवैल्यूएशन सरप्लस को ऐड करते हैं। रीवैल्यूएशन सरप्लस को हम रिटेन अर्निंग्स में ऐड करते हैं। रिटेन अर्निंग्स में हम दो चीजें ऐड करते हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस भी करते हैं और जो प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है उसको भी ऐड करते हैं, क्योंकि ये एक प्रॉफिट ही है रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारे लिए, जो कि हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लिखते हैं और उसके बाद हमारे पास टोटल प्रॉफिट आता है। तो अलग से भी कर सकते हैं ना हम इसको ऐड और साथ में भी कर सकते हैं, तो रिटेन अर्निंग्स में जाता है ये। तो इसका रिवैल्यूएशन सरप्लस का दो ट्रीटमेंट होगा, इसको हमें अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डालना है एंड रिटेन अर्निंग्स में स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में ये ऐड हो जाएगा। देन ये जर्नल एंट्री होती है इसकी, नॉन करंट एसेट कॉस्ट वैल्यूड वैल्यूएशन रीवैल्यूड अमाउंट लेस कॉस्ट देन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब यहाँ पे नॉन करंट एसेट जो भी वैल्यूएशन है वो आ जाएगी और जो डेप्रिसिएशन उस पर लगा है वो यहाँ आ जाएगा और जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है वो हम क्रेडिट कर देंगे। देन नेक्स्ट चलते हैं, recognizing revaluation gain and losses. Revaluation gains are recorded as component of other comprehensive income, as we have learned कि other comprehensive income में हम इनको डालते हैं, और either within the profit or loss and other comprehensive income in a separate statement. This gain is then carried in a revaluation surplus within activity equity. The revaluation surplus is a capital reserve and therefore not permitted to distribute it to the shareholder. तो ये shareholders के बिटवीन में नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता, इसीलिए हम इसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डालते हैं, क्योंकि ये एक तरीके का रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है।
देन आता है रीवैल्यूएशन लॉसेस। रीवैल्यूएशन लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट होता है? विच रिप्रेजेंट एन इम्पेयरमेंट ऑफ द एसेट वैल्यू। एसेट की वैल्यू जो है ना वो डिक्रीज हो गई है, तो उसको हम रीवैल्यूएशन लॉस या फिर एक तरीके से इम्पेयरमेंट बोल सकते हैं। इम्पेयरमेंट पे जो चैप्टर है वो भी हम आगे रिवाइज करेंगे। 5th नंबर चैप्टर है आई गेस, वो नहीं, फोर्थ नंबर है ना, हाँ। देन रिकॉग्नाइज द इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं। सी, when a revaluation loss arise on a previously revalued asset, it should be deducted first against the previous gain. अगर हमें लास्ट ईयर कोई गेन हुआ है 10 का और इस साल में हमें लॉस हो चुका है 8 का, तो हम इसको एडजस्ट कर देंगे रिवैल्यूएशन गेन से। देन हमारा जो रिवैल्यूएशन गेन है वो बचेगा 2। और अगर इससे सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो कि हमें रिवैल्यूएशन सरप्लस हो रहा है 10 का, लेकिन इस साल हमें लॉस हुआ है 12 का, तो जो 10 है ना वो हम एडजस्ट कर देंगे। जो भी लास्ट ईयर हमारा रिवैल्यूएशन गेन हुआ है वो इस साल के लॉस से एडजस्ट हो जाएगा, और उसके बाद में हमारा टोटल रिवैल्यूएशन लॉस बचेगा 2। Then the any excess impairment will be recorded as an impairment expense in the statement of profit and loss में ये जाएगा। गाइस ये वीडियो ना थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, बिकॉज क्या है ना कि इस चैप्टर में थ्योरी पार्ट्स बहुत ज़्यादा है। इस चैप्टर से आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। आपको ये चैप्टर थ्योरी के हिसाब से एक एक चीज़ आपको अच्छे से देखनी है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, आपको अंदर से कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं, तो इस चैप्टर में आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को आप 1.75 की स्पीड से भी देख सकते हैं। Then other disposal of revalued non-current asset. The profit or loss on disposal of a revalued non-current asset should be calculated as the difference between the net sale proceeds and the carrying amount. हम प्रॉफिट कैसे, डिस्पोजल पे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी हमारी नेट सेल प्रोसीड्स हुई है उसको हम कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करेंगे। तो ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है। देयर आर 2 स्टेप्स इन टू डिस्पोजिंग ऑफ अ रीवैल्यूड एसेट। It should accounted for in the statement of profit or loss of the period in which the disposal occurs. Any balance on the revaluation surplus relating to asset should now be transferred to retained earning. तो जो भी अगर हम सेल कर रहे हैं या डिस्पोज कर रहे हैं रीवैल्यूड एसेट को, तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ही अकाउंट ट्रीटमेंट करेंगे उसका, उसी पीरियड में जिस पीरियड में डिस्पोजल हो रहा है। Any balance on the revaluation surplus relating to this asset should now be transferred to retained earnings. अगर हमें कोई भी बैलेंस हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस हमें इस एसेट से रिलेटेड है तो हम उसको रिटेन अर्निंग्स में डाल देंगे। दिस नॉट अफेक्ट अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। डिस्पोजल की प्रोसेस में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, विच इज ओनली अल्टर्ड व्हेन द एसेट इज एक्चुअली रीवैल्यूड अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। ओके, होप कि आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट। आज की वीडियो के लिए इतना ही। जो बाकी का चैप्टर है वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। वैसे जो भी IAS 23 के लिए था वो चैप्टर हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। इसके लिए हमें इसका पार्ट 2 डालना होगा, जिसके अंदर हम गवर्नमेंट ग्रांट एंड बोरोइंग कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे, और उस वीडियो को हम ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, उसमें अच्छे से हम सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।